नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी के 125 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा और क्लास के एंड में बताइएगा कि 125 में से कितने प्रश्न जो है आप लोगों के सही गए और आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा पद्धति के आधार पर आर्य समाज द्वारा चलाए गए विद्यालय हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए सर्वोदय विद्यालय, या ऑप्शन बी एसडी विद्यालय, या ऑप्शन सी राजकीय विद्यालय, या ऑप्शन डी डीएवी स्कूल व कॉलेज। तो देखिए, प्रश्न है कि आर्य समाज द्वारा चलाए गए विद्यालय कौन से हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डीएवी स्कूल व कॉलेज। तो यहाँ पर डीएवी स्कूल कॉलेज का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल व कॉलेज, जो कि आर्य समाज के द्वारा चलाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर और प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बन सकता है एग्जाम में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और आर्य समाज के द्वारा चलाए गए विद्यालय हैं डीएवी स्कूल व कॉलेज, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल व कॉलेज। याद रखिएगा, पहले ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 2, देखिए प्रश्न संख्या 2 दी गई है यहाँ पर, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। यह पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी गई है। यानी यह पंक्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, या ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, सी बालकृष्ण भट्ट, या ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, यह जो पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ही लिखी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, देखिए प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए 347, या ऑप्शन बी 348, सी 343, या ऑप्शन डी 345। तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के तहत। यानी देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया था? 343 के, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? भारत मित्र, हिंदुस्तान, या ऑप्शन सी मित्र विलास, या डी देश हितैषी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान जो है हिंदी भाषा का पत्र है जो इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। याद रखिएगा। अभी देखिए प्रश्न संख्या 5, देखिए प्रश्न है, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, राजा रामपाल सिंह, राजा शिवप्रसाद, लाला श्रीनिवास दास, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजा रामपाल सिंह, जो कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक हैं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, या ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए मधुशाला के जो लेखक हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, जो कि मधुशाला के लेखक हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, हिंदुस्तान के प्रकाशन का स्वरूप क्या था। यानी ऑप्शन ए मासिक, बी साप्ताहिक, सी दैनिक, या डी पाक्षिक। तो देखिए हिंदुस्तान के प्रकाशन का जो स्वरूप था, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दैनिक। याद रखिएगा, हिंदुस्तान पत्रिका के प्रकाशन का स्वरूप था दैनिक पत्रिका। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, भारत मित्र पत्र के संपादक कौन थे।
पंडित छोटूलाल मिश्र या पंडित दुर्गा प्रसाद या सी सदल मिश्र या ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए भारत मित्र पत्र के संपादक थे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा पंडित छोटूलाल मिश्र। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि या आग का दरिया। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद का नहीं है? गबन, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये तीनों ही प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आग का दरिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दी गई है, भारतेंदु द्वारा लिखे लेख प्राय किस पत्र में प्रकाशित होते थे? भारत बंधु में या आर्य दर्पण में, हिंदुस्तान में या भारत मित्र में? तो भारतेंदु द्वारा लिखे गए लेख जो है कभी कभार प्रकाशित किए जाते थे भारत मित्र में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर दी गई है। देखिए प्रश्न संख्या 11 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका कविता प्रदान पत्रिका थी? यानी प्रदीप, ब्राह्मण, कवि वचन सुधा या हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा पत्रिका जो है कविता प्रदान पत्रिका थी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12, देखिए प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? ऑप्शन ए मतीराम, बी केशवदास, सी घनानंद या डी चिंतामणि। तो देखिए कौन है जो रीतिबद्ध कवि नहीं है? अगर आप बात करें मतीराम, केशवदास और चिंतामणि, अगर आप इन तीनों की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है रीतिबद्ध कवि हैं। ये जो कवि दे रखे हैं यहाँ पर मतीराम, केशवदास और चिंतामणि, ये तीनों ही कवि जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है घनानंद, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी घनानंद जो है वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर याद रखिएगा हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा या सिया राम शरण गुप्त के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तो देखिए निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए मंझन या जायसी, मुल्ला दाऊद या ऑप्शन डी कुतुबन। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को, याद रखिएगा। और इनकी जो रचना है यानी मृगावती को भी काव्य परंपरा की पहली रचना माना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 16, अभिनव गुप्त ने सर्वांगीण व्याख्या की है? ऑप्शन ए रीति की, अलंकार की, रस की या ध्वनि की। तो देखिए अभिनव गुप्त ने सर्वांगीण व्याख्या की है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस की, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए वामन ने किसे काव्य की आत्मा माना है? यानी ऑप्शन ए ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य या रीति, यानी वामन ने किसे काव्य की आत्मा माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीति, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है?
ऑप्शन ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी कवितावली या डी हंस जवाहर। तो देखिए कौन सी रचना है जो अवधि में नहीं है। तो देखिए काफी सरल प्रश्न भी है और काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कवितावली जो है तुलसीदास के द्वारा रचित है और ये किस भाषा में लिखी गई थी, ब्रज भाषा में। तो और यहाँ पर पूछा गया अवधि में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवितावली, जो कि अवधि भाषा में नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 19, लाठी की चौथी नई रीति मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए रुद्रट, बी बामन, सी दंडी या ऑप्शन डी भरत। तो देखिए लाठी की चौथी नई रीति मानने वाले विद्वान हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या 19 है, यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो भी है कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर क्या होगा। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 20, देखिए आचार्य विद्याधर ने रसोचित शब्दार्थ निबंधम किसको कहा है? ध्वनि को, रीति को, औचित्य को या रस को? आचार्य विद्याधर ने किसको कहा है? ध्वनि को, रीति को, औचित्य या रस को? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रीति को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21, देसिल बैना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या विद्यापति। तो देखिए देसिल बैना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? तो देखिए ये जो कथन दिया था, यानी देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसका अर्थ ये है देसिल बैना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विद्यापति। याद रखिएगा ये जो कथन है यानी किसका है? विद्यापति का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 देखिए कुंतक ने नीति को किसकी विधि माना है? कर्म, कल्पना, कौशल या प्रभुत्व? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 22, कुंतक ने नीति को किसकी विधि माना है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23, बामह ने अनिवार्य काव्य हेतु किसे माना है? शक्ति को, प्रतिभा को, अभ्यास को या किसी को नहीं? तो प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिभा को। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 है कर्मवीर के संपादक थे। ऑप्शन ए शिव प्रसाद गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी पराड़कर या डी गणेश शंकर विद्यार्थी। तो देखिए कर्मवीर के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। यानी कर्मवीर के संपादक कौन थे? अगर यह प्रश्न आता है तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, रस को दीप्त रसत्व कांति किसने कहा है? रस को दीप्त रसत्व कांति किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं भरत ने, या ऑप्शन बी बामह ने, सी मम्मट ने या ऑप्शन डी बामन ने। तो देखिए रस को दीप्त रसत्व कांति किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा बामन ने, यानी बामन ने ही रस को दीप्त रसत्व कांति कहा था। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 26 है हेतुर्न तु हेतव किसने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ ने, बी जयदेव ने, सी मम्मट ने या डी नगेंद्र ने? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मम्मट ने कहा है कि हेतुर्न तु हेतव किसने कहा है? मम्मट ने। और दीप्त रसत्व कांति रस को किसने कहा था? याद रखिएगा ऑप्शन डी बामन ने। यहाँ पर दोनों प्रश्न काफी अच्छे प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, इसलिए प्रश्न संख्या 25 और 26 का अच्छी तरह से आंसर देख लीजिएगा। 25 का डी है, यानी बामन ने कहा था रस को दीप्त रसत्व कांति, और 26 का है आचार्य मम्मट ने। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27, देखिए प्रश्न संख्या 27, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? निराला ने, पंत ने, केदारनाथ ने या भवानी प्रसाद मिश्र ने? तो देखिए
कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने आरंभ किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब देखिए प्रश्न संख्या 28, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह मत किसका है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन यानी मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी जयशंकर प्रसाद या डी महेंद्र कुमार। तो देखिए ये जो कथन दिया है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन है जयशंकर प्रसाद का, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा इसका आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 29, देखिए प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसे। यहाँ पर कथन है और पूछा गया है कि यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रुद्रट का, या ऑप्शन बी डांडी का, सी रुय्यक का, या ऑप्शन डी पतंजलि का। तो यहाँ पर देखिए ये जो कथन दिया गया है कि शरीरम तावदह इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए 4, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह कथन है ऑप्शन बी सही हो जाएगा डांडी का। याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी विकल्प यहाँ पर जो दूसरा दिया गया है सही होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 है कि शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम है? बीसलदेव रासो, रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो या पद्मावत। तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31, देखिए नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? निराला, सिया राम शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिया राम शरण गुप्त, जो कि नकुल महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है। ए मौर्य विजय, बी विषाद, सी पाथे या डी साकेत। तो देखिए यहाँ पर 3 जो दे रखी हैं ए बी सी, ये तीनों ही रचना सिया राम शरण गुप्त की हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा साकेत, जो कि सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 है, देखिए अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें मैं आपको पहले विकल्प सही करा दूं। ऑप्शन सी को आप कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 34 में जयद्रथ वध। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर मान के चलिए कि ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है जयद्रथ वध। याद रखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर लूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न जो दिया गया है पंक्ति किस रचना से है, ऑप्शन सी को यहाँ पर काट कर यहाँ पर 34 में जयद्रथ वध आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इस विकल्प को आप मान के चलिएगा। तो अब इस 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऑप्शन सी है जयद्रथ वध, बापू नहीं है, जयद्रथ वध है यहाँ पर ऑप्शन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जयद्रथ वध। याद रखिएगा ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, यह पंक्ति जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग में है। यानी आप अगर जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग को पढ़ते हैं तो वहां पर यह पंक्ति आपको दिखाई देगी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा जयद्रथ वध। याद रखिएगा यह जो पंक्ति दी गई है जयद्रथ वध राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑप्शन सी जयद्रथ वध यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 के जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष है 1910, 16, 15 या 17। तो देखिए जयद्रथ वध का जो प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1910। 1910 में जयद्रथ वध का प्रकाशन हुआ था। अब देखिए प्रश्न संख्या 35 है, देखिए प्रश्न संख्या 35 है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में लगाएं। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं ए बी सी डी, तो इनको प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाना है कि सबसे पहले किसका प्रकाशन वर्ष, यानी सबसे पहले कौन प्रकाशित हुई थी, उसके बाद सेकंड, तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि भारत भारती, फिर द्वापर और फिर साकेत और फिर यशोधरा, या ऑप्शन बी में कहा गया है कि भारत भारती, फिर साकेत, यशोधरा और द्वापर।
सी में द्वापर, साकेत, यशोधरा, भारत भारती। तो देखिए आपको इस प्रश्न को सही करने के लिए इनके प्रकाशन वर्ष को आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप देखिए प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि भारत भारती का अगर आप प्रकाशन वर्ष देखें तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष सबसे पहले हुआ है, यानी 1912 के करीब प्रकाशन हुआ है भारत भारती का। साकेत की बात करें तो साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो 31 है, शायद 1931 है, और यशोधरा का 1932 और द्वापर 1936। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारत भारती का 1912 और द्वापर का 1936। तो इस क्रम में यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 यहाँ पर है, देखिए प्रश्न संख्या 36 है कि ज्ञानदेव के गुरु कौन थे? नामदेव, गोरखनाथ, या ऑप्शन सी मत्स्येंद्रनाथ, या डी कबीर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 है, भोज से हम्मीर देव तक के समय को आदिकाल का समय किस आलोचक ने माना है? भोज से हम्मीर देव तक के समय को आदिकाल का समय किस आलोचक ने माना है? आचार्य द्विवेदी ने, गारसा दत्तासी ने, शुक्ल ने, या गेरसन ने। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही भोज से हम्मीर देव तक के समय को आदिकाल का समय जो है माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, देसिल बैना सब जन मिठा किस कवि की पंक्ति है? प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन ए खुसरो, विद्यापति, जगनीक, अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए प्रश्न पहले भी आया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विद्यापति जो है इस कवि, किस कवि की पंक्ति है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 39 है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, या जगनीक। तो देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है ये किस कवि की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि अमीर खुसरो की यह पंक्ति है, तो याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अपभ्रंश का पहला उल्लेख किस राजा के शिलालेख में मिलता है? पल्लवी के राजा धीरसेन द्वितीय के, महाराजा बीसलदेव, अशोक, या हर्षवर्धन। अपभ्रंश का पहला उल्लेख किस राजा के शिलालेख में मिलता है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा पल्लवी के राजा धीरसेन द्वितीय के जो है शिलालेख में अपभ्रंश का पहला उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 है, रिपोर्ट ताज विधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि यह आंखों से देखा या कानों से सुना वर्णन होता है जो हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है, या बी ऑप्शन है कि यह अपने पर बीता हुआ वर्णन होता है, या ऑप्शन सी कि यह पढ़ा हुआ वर्णन होता है जो लेखक के द्वारा अपने शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है, और यह ऑप्शन डी है कि यह लेखक की कल्पना द्वारा प्रस्तुत किया हुआ वर्णन होता है। तो देखिए रिपोर्टाज विधा के संबंध में अगर बात की जाए कि रिपोर्टाज क्या होता है, तो यह आंखों से देखा व कानों से सुना हुआ वर्णन होता है और जो कि हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टाज का मतलब ही ये होता है कि जो चीज़ आंखों से देखी जाए और कानों से सुनी जाए उसका साक्षात जो है वर्णन करना, जैसा का तैसा वर्णन करना ही जो है रिपोर्टाज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि यह आंखों से देखा और कानों से सुना वर्णन होता है जो हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51, देखिए प्रश्न संख्या 51 है, देखिए मेरा वतन कहानी के लेखक हैं ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी राजेंद्र अवस्थी,
ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली या ऑप्शन डी राजेश जोशी। तो देखिए मेरा वतन कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा मेरा वतन कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52, जलते हुए डैने के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी शिवानी, सी हिमांशु जोशी या ऑप्शन डी अखिलेश। तो देखिए जलते हुए डैने के लेखक या रचनाकार हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमांशु जोशी। याद रखिएगा जलते हुए डैने के लेखक हैं हिमांशु जोशी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53। देखिए प्रश्न संख्या 53 है, लोग बिस्तरों पर कहानी किसकी है। लोग बिस्तरों पर कहानी किसकी है। ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह की, या ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह की, या ऑप्शन सी अमरकांत की, या ऑप्शन डी कमलेश्वर की। तो देखिए याद रखिएगा लोग बिस्तरों पर यह कहानी किसकी है, काशीनाथ सिंह की, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, काशीनाथ सिंह की यह कहानी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 54, कलम हुए हाथ कहानी के रचयिता हैं। कलम हुए हाथ कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन ए रमेश उपाध्याय या राजेश जोशी, बलराम या मन्नू भंडारी हैं। तो देखिए कलम हुए हाथ इस कहानी के जो रचनाकार हैं वह है ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा बलराम। याद रखिएगा कलम हुए हाथ यह कहानी अगर आता है एग्जाम में तो याद रखिएगा इसके जो रचनाकार हैं वह है बलराम। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55। देखिए प्रश्न संख्या 55 है, आबू नस कहानी किसने लिखी। ऑप्शन ए कुंवर नारायण ने, बी भीष्म साहनी ने, सी सुरेंद्र अरोड़ा ने, या ऑप्शन डी निर्मल वर्मा ने। तो देखिए आबूनस कहानी किसने लिखी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा सुरेंद्र अरोड़ा ने। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56। देखिए प्रश्न है, जुगलबंदी उपन्यास है। जुगलबंदी उपन्यास है ऑप्शन ए गिरिराज किशोर का, बी नागार्जुन का, या ऑप्शन सी ममता कालिया का, या ऑप्शन डी उदय प्रकाश का। तो देखिए जुगलबंदी जो उपन्यास है तो यहाँ पर याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गिरिराज किशोर का। जुगलबंदी उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा गिरिराज किशोर। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57, लोक ऋण के रचयिता हैं। लोक ऋण के रचयिता हैं ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी मनु भंडारी, सी विवेकी राय, या ऑप्शन डी रामदरस मिश्र। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा लोक ऋण के जो रचनाकार हैं ऑप्शन सी यानी विवेकी राय यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोक ऋण के रचनाकार अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा विवेकी राय जो है इसके रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 58, छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है। छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं अस्क का, या ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल का, या ऑप्शन सी शैलेश मटियानी का, या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए पहले इस प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए क्लियर अच्छी तरह से देख लीजिए। छोटे छोटे पक्षी उपन्यास है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा शैलेश मटियानी का। याद रखिएगा छोटे छोटे पक्षी उपन्यास हैं शैलेश मटियानी का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, दुहा उपन्यास है अमृत राय का, या रामदरस मिश्र का, सी हिमांशु जोशी का, या डी मणि मधुकर का। तो देखिए दुहा उपन्यास किसका है, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत राय का। पहला ही ऑप्शन सही होगा अमृत राय। दुहा उपन्यास किसका है, अमृत राय का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, उनका फैसला किसका उपन्यास है। उनका फैसला किसका उपन्यास है, ऑप्शन ए शेखर जोशी का, या ऑप्शन बी योगेश गुप्त का,
सी गोविंद मिश्र का या ऑप्शन डी कमलेश्वर का? तो देखिए उनका फैसला किसका उपन्यास है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, योगेश गुप्त का। याद रखिएगा योगेश गुप्त का उपन्यास है उनका फैसला, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61, बंटता हुआ आदमी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, बी राजेंद्र यादव, सी निरुपमा सोबती या ऑप्शन डी शेखर जोशी। तो बंटता हुआ आदमी यह उपन्यास किसका है, यानी कौन है इसके रचनाकार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा निरुपमा सोबती। इनका ये उपन्यास बंटता हुआ आदमी उपन्यास के रचनाकार हैं निरुपमा सोबती, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि कटरा बी आरजू उपन्यास है, कटरा बी आरजू उपन्यास है ऑप्शन ए रांगे राघव का या मंजूल भगत का, सी जयशंकर प्रसाद का या ऑप्शन डी राही मासूम रजा का। तो देखिए कटरा बी आरजू ये जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वह हैं ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट होगा राही मासूम रजा का। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रैक्टिस सेट में, इसलिए एंड तक देखिएगा। यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। तो अब इसके बाद देखिए प्रश्न जो है 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रश्न है कि गोवर गणेश उपन्यास किसका है? गोवर गणेश उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए शेखर जोशी का, बी अमृत राय का, सी रमेश चंद्र शाह का या डी नरेंद्र कोहली का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न जो है 63 इसका राइट आंसर होगा कि गोवर गणेश उपन्यास किसका है? रमेश चंद्र शाह का। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रमेश चंद्र शाह का यह उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, बंगला नाटककार दुजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले लेखक का क्या नाम था? यानी बंगला नाटककार दुजेंद्र लाल राय के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूप नारायण पांडे। याद रखिएगा रूप नारायण पांडे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, प्रसाद जी के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक पौराणिक नाटक है? 4 ऑप्शन देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी चंद्रगुप्त, सी अजातशत्रु या डी राजश्री। तो कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद का जो कि पौराणिक नाटक में आता है? यानी पौराणिक नाटक है, कौन सा यहाँ पर नाटक है जो पौराणिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्मेजय का नाग यज्ञ। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नील गगन सा हृदय शांत हो रहा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा शब्द उपमेय है? तो देखिए यहाँ पर पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो उपमेय है, यानी नील है या शांत या गगन या हृदय। तो कौन सा शब्द है जो उपमेय है? पहले आप लोगों को यह चीज पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है। उपमेय यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा शब्द उपमेय है, तो इसका मतलब क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए उपमेय और उपमान ये 2 होते हैं, तो इनमें आप लोगों को ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए उपमेय क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बता दूं, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। जैसे कि अगर इस प्रश्न को ही देखें कि नील गगन सा हृदय, तो यहां पर देखिए प्रश्न को पढ़िए कि नील गगन सा हृदय, तो नील गगन सा हृदय, तो हृदय की तुलना किससे की गई है? नील गगन से। यहां पर कहा गया है कि नील गगन सा हृदय है, तो यहां पर कहा गया है कि हृदय जो है नील गगन सा है।
तो यहाँ पर हृदय शब्द क्या होगा, यानी जिसकी तुलना की जाए, तो यहाँ पर हृदय क्या होगा, उपमेय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए तो हृदय की तुलना की गई है, यानी हृदय को किसके समान बताया जा रहा है, नील गगन सा हृदय, तो यहाँ पर हो जाएगा उपमेय। अगर उपमान मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाए, तो समझ रहे हैं ना, जिसकी तुलना की जाए उपमेय और जिससे तुलना की जाए वहां पर उपमान होता है। यानी अगर आपको सरल शब्दों में और समझना है तो देखिए, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों को कि जिसकी तुलना, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान होता है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, हृदय, और हृदय की यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, नील गगन से, तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा नील गगन, पर उपमेय क्या होगा, हृदय। तो याद रखिएगा, उपमेय और उपमान में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफी सरल है, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हृदय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, अर्थालंकार वक्तव्य को प्रगाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। कहा गया है कि अर्थालंकार वक्तव्य को प्रगाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। यह कथन किस लेखक के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी नगेंद्र। तो देखिए किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, यह तरणी हंसनी सी सुंदर, इस पंक्ति में उपमान शब्द को चिन्हित कीजिए। तो देखिए अब आपको अभी मैंने एक प्रश्न पहले ही समझाया है कि उपमेय और उपमान कितने सरल तरीके से आपको बताया था कि जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। तो यहाँ पर देखिए कितना सरल है, कहा गया है कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर, यहाँ पर कहा गया है कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किसकी किससे तुलना की गई है। तो अगर आप उपमान की बात करें तो कहा जाता है कि जिससे तुलना की जाए, तो किससे तुलना हो रही है, यहाँ पर आप देखिए किससे तुलना हो रही है कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर, तो जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो किससे तुलना की गई है यहाँ पर, हंसनी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हंसनी यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर हंसनी जो शब्द है वह उपमान है, क्योंकि तरणी क्या कहा गया कि यह तरणी हंसनी सी सुंदर है। तो समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, तो आपको हम जो है स्पेशल पीडीएफ आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ के अच्छी तरह से आपको फिर भी समझ में आ जाएगा कि उपमेय और उपमान का अंतर क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 है, महादेवी की रचना प्रक्रिया ग्रंथ किसका है? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि महादेवी की रचना प्रक्रिया ग्रंथ किसका है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र साहा का, रमेश कुंतल मेघ का, कृष्ण दत्त पालीवाल का या निर्मला जैन का। तो महादेवी की रचना प्रक्रिया यह ग्रंथ किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण दत्त पालीवाल का। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कृष्ण दत्त पालीवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ रचना किसकी है? तो देखिए यहाँ पर आप देखिए आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ, यह रचना किसकी है? ऑप्शन ए राम स्वरूप चतुर्वेदी की या नरेंद्र मोहन की, शंभुनाथ की या नामवर सिंह की। तो यह जो रचना है किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा नरेंद्र मोहन की। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, उपन्यास का शिल्प किसकी कृति है? ऑप्शन ए गोपाल दास, प्रेमचंद, इंद्रनाथ या त्रिभुवन सिंह की। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिए। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए प्रश्न है कि जिरह किसकी कृति है? ऑप्शन ए रघुवंश की, बी लक्ष्मीकांत वर्मा की, सी श्रीकांत वर्मा की या डी हरिमोहन की। तो जिरह किसकी कृति है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा की। याद रखिएगा श्रीकांत वर्मा की यह कृति है। अब इसके बाद देखिए 73 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 कि द्वितीय महायुद्धोत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं।
4 ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं, रमेश उपाध्याय, सुरेश सिन्हा, गिरीश रस्तोगी और रमेश चंद्र साहा। पर हम इस प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम इस प्रश्न के जो आंसर है उसको लेकर अभी क्लियर नहीं है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसलिए इस प्रश्न को हम अभी पेंडिंग में लेके चलेंगे, बाद में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस प्रश्न पर जो है डाउट है। तो इसलिए इस प्रश्न को अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। अब इस प्रश्न के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, कबीर का आलोचक नहीं है। ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धर्मवीर, पारसनाथ तिवारी या निराला। तो देखिए कबीर का आलोचक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है, तुलसीदास की कृति नहीं है। ऑप्शन ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी साहित्य लहरी या डी रामचरितमानस। तो देखिए तुलसीदास की कृति नहीं है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, साहित्य लहरी। क्योंकि साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की, याद रखिएगा। साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वह हैं सूरदास। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होता है? 2 अर्ध चिन्ह या एक निश्चित चिन्ह होता है या एक पूर्ण लिपि या अपूर्ण चिन्ह। तो देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, एक निश्चित चिन्ह। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78 है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? यानी ऑप्शन ए नागरी, बी दक्षिण नागरी, सी नंद नागरी या पर्वत नागरी। तो देखिए नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नंदी नागरी। काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79, ब्राह्मी लिपि का भारत में प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन ए ईसा के जन्म के 100 वर्ष बाद तक, या ईसा पूर्व द्वितीय सदी से प्रथम सदी तक, सी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष तक, या डी ईसा के प्रथम से 600 वर्ष बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष तक, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के 350 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए उर्दू, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी। तो देखिए मानक हिंदी, पहली बात तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खड़ी बोली। याद रखिएगा मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, खड़ी बोली। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि असत्य बताओ। ऑप्शन ए बिहारी डैश ब्रजभाषा, विद्यापति मैथिली, मतीराम खड़ी बोली और डी सूरदास ब्रजभाषा। तो देखिए प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या संबंध दे रखा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन ए को बिहारी ब्रजभाषा बिल्कुल सही है ऑप्शन यहाँ पर। बी विद्यापति मैथिली, ये भी ऑप्शन सही है। सी मतीराम खड़ी बोली, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, मतीराम खड़ी बोली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मतीराम खड़ी बोली, क्योंकि अगर देखा जाए डी बिल्कुल सही है, सूरदास ब्रजभाषा बिल्कुल सही है, और विद्यापति मैथिली और बिहारी ब्रजभाषा, यानी यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो असत्य बताओ में ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, मगही, मैथिली, भोजपुरी और गढ़वाली। तो यहाँ पर है कि बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। तो मगही और मैथिली आप जानते हैं कि पूर्वी बिहार की बोली है, और भोजपुरी पश्चिमी बिहार की। तो यहाँ पर ये तीनों ही बिहार की बोलियां हैं। पर ऑप्शन डी अगर आप देखें तो गढ़वाली जो कि बिहार की बोली नहीं है, क्योंकि यह किस राज्य में बोली जाती है? उत्तराखंड में। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि गढ़वाली जो है बिहारी हिंदी की बोली नहीं है।
क्योंकि यह उत्तराखंड राज्य की बोली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83, देवनागरी लिपि है, वर्णात्मक है, प्रतीकात्मक है या खरोष्टी है या ध्वन्यात्मक है। तो देखिए देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक है, प्रतीकात्मक है या खरोष्टी है या ध्वन्यात्मक है। तो देखिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस वीडियो का ये जो क्वेश्चन नंबर 83 है वो आप लोगों के लिए है कि इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा कि देवनागरी लिपि क्या है, वर्णात्मक है या प्रतीकात्मक है या खरोष्टी है या ध्वन्यात्मक है। तो जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर दिया गया है, सत्य कथन है। ऑप्शन है कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। ऑप्शन बी कि नागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। सी देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। या डी देवनागरी तंत्रिका चिन्ह देवनगर से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरल प्रश्न है कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ था। तो ये तो सरल प्रश्न है 84 का, आपको भी इसका आंसर पता होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 कि द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए एस्टोनी, कन्नड़, बाहुई या तमिल। तो देखिए द्रविड़ परिवार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो देखिए अगर आप बात करें कन्नड़ बिल्कुल यहाँ पर द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत है, तमिल, बाहुई और इसके अलावा तेलुगु, मलयालम, ये भी कन्नड़, ये सब जो है द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्टोनी, यानी एस्टोनी जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का राइट आंसर क्या होगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनी। याद रखिएगा कि जो कि यह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं कन्नड़ है, तमिल है, बाहुई है, तेलुगु है, मलयालम है, ये सब जो है द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं। एस्टोनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 86, तो देखिए नैन नचाए कहीं मुस्काए, देखिए नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरी आयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचयिता हैं कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन ए भूषण या केशव, बोधा या पद्माकर। किसकी ये पंक्ति है, यानी इसके पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी पद्माकर। याद रखिएगा यह पंक्ति किसकी है, पद्माकर की। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए, तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 86 का राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 87, बिहारी सतसई में कितने धोए हैं, 770 हैं, 780, 700 या 713। तो देखिए बिहारी सतसई में कितने धोए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 713, यानी इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 88 है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था। ऑप्शन ए सुभान, बी केली, रसवती या सुजान। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुजान। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान, सुभान, पद्मावती या नागमती। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभान। तो ये सरल प्रश्न है, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ज़्यादा समय इसमें हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी सरल प्रश्न है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी, और 89 का भी यहाँ पर राइट आंसर है बी यानी सुबान। बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था, सुबान। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 89 का तो आंसर आपको बता दिया, ऑप्शन बी सुबान। अब देखिए 90 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 90, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मतीराम, बी बोधा, सी बिहारी या चिंतामणि। तो यह जो है पंक्ति किससे संबंधित है, और कहा गया है कि जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल पंक्ति किससे संबंधित है। तो पहले तो ये पंक्ति भी मैं आपको पूरी बता दूं कि यहाँ पर पंक्ति क्या है कि जन्म ग्वालियर जानिए खड़े बुंदेले बाल तरुणाई आए सुघर
मथुरा बसी ससुराल। तो ये जो पंक्ति है कंप्लीट है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बिहारी जी से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहारी। नंबर 91। तो देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जयपुर नरेश प्रताप शाह का दरबारी कवि है। ऑप्शन ए भूषण, बी मतिराम, सी बोधा या डी पद्माकर। तो देखिए जयपुर नरेश प्रताप शाह का दरबारी कवि कौन था? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पद्माकर। पद्माकर जो कि जयपुर नरेश प्रताप शाह के दरबारी कवि थे। अब पद्माकर कौन थे? पद्माकर हिंदी साहित्य की रीतिकाल के कवि थे। तो यही प्रश्न इनसे बनता है कि ये किस काल से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित थे, यानी रीतिकाल के कवि थे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन 92 यहाँ पर दिया गया है, भूषण के आश्रयदाता का नाम है। ऑप्शन ए भाव सिंह, ऑप्शन बी इंद्रजीत सिंह, सी विश्वनाथ सिंह या ऑप्शन डी शिवाजी। तो देखिए भूषण के आश्रयदाता का नाम है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शिवाजी। इनके आश्रयदाताओं के जो नाम है उसमें शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के नाम आते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शिवाजी का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवाजी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आप याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं कवि भूषण। यहाँ पर एक प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा कि शिवा बावनी के रचनाकार कवि भूषण है। ये प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि 52 छंदों का काव्य है शिवा बावनी। तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं कवि भूषण, याद रखिएगा। इसलिए मैंने एक अलग से प्रश्न भी बता दिया, क्योंकि ये प्रश्न हिंदी की परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93, बोधा के आश्रयदाता थे। ऑप्शन ए खेत सिंह, बी शिवाजी, सी औरंगजेब या डी छत्रसाल। तो देखिए बोधा के आश्रयदाता कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेत सिंह। खेत सिंह यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, खेत सिंह जो कि बोधा के आश्रयदाता थे। अब बोधा कौन थे? यह भी हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि थे। तो याद रखिएगा बोधा भी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। यहाँ पर भी ये भी नोट कर लीजिएगा कि बोधा जो थे वो जो है हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि थे, और उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और इनका एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इनका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा बुद्धिसेन, यानी बोधा का जो पूरा नाम है वो बुद्धिसेन है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर दिया गया है। देखिए 94, सुजान के प्रेम के कारण दरबार से निकाले जाने पर घनानंद कहाँ गए थे? अब घनानंद के अगर आपने पढ़ा होगा घनानंद के बारे में, तो इनकी जो कहानी है वो काफ़ी रुचिकर है। इनकी अगर आपने पढ़ी होगी, इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। तो इन्हीं के कारण इनको दरबार से निकाला गया था। दरबार से निकाले जाने पर ये कहाँ गए थे? वृंदावन, ऑप्शन बी कलकत्ता, सी कन्याकुमारी या डी कैलाश। तो देखिए इनको जब दरबार से निकाला गया था तो ये गए थे वृंदावन, यानी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा वृंदावन। और किस शहंशाह ने, किस राजा ने इनको दरबार से निकाला था? तो मोहम्मद, जो मुगल सम्राट थे मोहम्मद रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले ने ही इनको दरबार से निकाला था घनानंद को, और उसके बाद ये जो है वृंदावन गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95, घनानंद किसके दरबारी कवि थे? अभी यही प्रश्न मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर दे दिया गया है ये प्रश्न कि घनानंद किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए औरंगजेब के, या ऑप्शन बी नादिर शाह के, सी मोहम्मद शाह रंगीले के या बहादुर शाह जफर के। तो देखिए घनानंद किसके दरबारी कवि थे? मैंने भी आपको बताया था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के। इन्हीं मुगल सम्राट ने इन्हें दरबार से निकाला था, उसके बाद ये वृंदावन गए थे। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद शाह रंगीले के। ये एक मुगल सम्राट थे और इनका जो नाम है वह है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। और ये जो नाम पड़ा था वो दिल्ली की जनता ने इनको दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला जो नाम है वो दिल्ली की जनता के द्वारा दिया गया था, पर इनका जो असली नाम है वह है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये 1719 के करीब जो है गद्दी पर बैठे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद जो है रंगील, मोहम्मद शाह रंगीले। अब
अगर घनानंद के बारे में बात की जाए तो ये भी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के ही कवि हैं, ये भी याद रखिएगा। घनानंद ये भी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि हैं और इनको आनंद घन के नाम से भी, मतलब इनका नाम प्रसिद्ध है, आनंद घन भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा कि घनानंद ये भी हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि हैं, इनको आनंद घन के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोहम्मद शाह, मतलब मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे और इसी राजा के द्वारा इनको दरबार से निकाला गया था। उसके बाद ये वृंदावन गए थे और इनकी प्रेमिका का नाम है सुजान। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं सारे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भी कोई प्रश्न बना तो आपसे गलत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए 1893, बी 1857, सी 1902 या ऑप्शन डी 1917। तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1893 में। और इसके जो संस्थापक थे, यानी इसकी स्थापना किसने की थी, तो अगर ये भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद क्वेश्चन 97, हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम है सखी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय या विट्ठल संप्रदाय। तो देखिए हरिदास संप्रदाय का जो दूसरा नाम है, यानी इसको कहा जाता है सखी संप्रदाय, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। और हरिदास संप्रदाय की जो स्थापना की थी स्वामी हरिदास ने की थी, इसलिए इसको हरिदास संप्रदाय कहा जाता है और सखी संप्रदाय भी इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 98। देखिए, अष्टछाप के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सूरदास, बी नंददास, सी विट्ठलनाथ या डी छीत स्वामी। अष्टछाप के संस्थापक पूछा गया है यहाँ पर, ना कि कवि कि अष्टछाप के कवि कौन थे। यहाँ पर पूछा गया अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोस्वामी विट्ठलनाथ, जो कि अष्टछाप के संस्थापक थे। अब इस अष्टछाप का मतलब आप जानते हैं 8 कवि से मिलकर यहाँ पर नाम दिया गया है, पर अष्टछाप के अंतर्गत जो 8 कवि आते हैं उनके नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे भी प्रश्न बनता है। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं। तो देखिए अष्टछाप के कवि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें आते हैं सूरदास, परमानंद, कुंभनदास, कृष्णदास। ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं, ये इनके जो पिता थे गोस्वामी विट्ठलनाथ के जो पिता थे बल्लभ, उनके शिष्य हैं। यानी ये बल्लभ के शिष्य हैं सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। ये 4 हो गए जो कि बल्लभ के शिष्य हैं और बल्लभ गोस्वामी विट्ठलनाथ के पिता थे। अब गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों को लिया था, जिसमें नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छीत स्वामी। ये 4 जो है ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे और सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास ये 4 जो है बल्लभ के शिष्य थे। यानी इन 4 और इनके 4 शिष्यों को मिलाकर ही ये 8 कवि बने और इनको नाम दिया गया अष्टछाप। तो यहाँ पर याद रखिएगा अष्टछाप के अंतर्गत ये 8 कवि आते हैं, जिसमें 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं और 4 जो है बल्लभ के शिष्य हैं, और बल्लभ गोस्वामी विट्ठलनाथ के पिता का नाम है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर दिया गया है, मीरा पदावली में प्रधान भाव है। मीरा पदावली में प्रधान भाव है दास्य भाव, ऑप्शन बी करुण भाव, सी माधुर्य भाव या डी सख्य भाव। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है सी, यानी माधुर्य भाव यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 100 यहाँ पर दिया गया है, रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि हैं ऑप्शन ए भिखारी दास, बी मतिराम, सी द्विजदेव या डी ग्वाल। तो देखिए सरल प्रश्न है। रीति काल की जो 3 काव्य धारा है, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा, तो यहाँ पर इन तीनों काव्य धाराओं के जो कवि हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए कि रीति सिद्ध के अंतर्गत, रीतिबद्ध और रीति मुक्त के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। तो अब देखिए रीति मुक्त के कवि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विजदेव। तो यहाँ पर रीति मुक्त कवि हैं द्विजदेव। याद रखिएगा और भी कवि हैं जो कि रीति मुक्त के हैं, जैसे आलम, बोधा, ये याद रखिएगा ये भी रीति मुक्त के ही कवि हैं। तो यहाँ पर ये 100 में प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा द्विजदेव। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है
देखिए प्रश्न है कि जगत विनोद के रचयिता का नाम है, जगत विनोद के रचयिता का नाम है ऑप्शन ए देव, बी मतिराम, सी भूषण या डी पद्माकर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्माकर। काफी सरल प्रश्न भी है और अच्छा प्रश्न भी है एग्जाम के लिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। ऑप्शन ए अनुमितिवाद, बी भुक्तिवाद, सी उत्पत्तिवाद या डी अभिव्यक्तिवाद। तो ये भी प्रश्न मैंने पहले भी कराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अभिव्यक्तिवाद। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है देखिए भिन्नार्थक अथवा निरर्थक शब्द की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है, यमक, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा। यहाँ पर आपको परिभाषा पता होगी तो आपको ये प्रश्न सरल है आप लोगों के लिए कि भिन्नार्थक अथवा निरर्थक शब्द की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यमक अलंकार। याद रखिएगा यमक अलंकार यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए करुणा, बी शोक, सी दया या ऑप्शन डी सहानुभूति। तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा शोक। याद रखिएगा करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है भरतई होय कि राजमद विधि हरिहर पद पाई, कभों की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाई। उपयुक्त पद्यांश में अलंकार है। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा अलंकार है। तो ये जो प्रश्न है 105, ये जो प्रश्न दिया गया है ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन ए राइट होगा या बी या सी या डी, इसमें से कौन सा अलंकार है इस पद्यांश में। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि इन चारों में से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए दिया है, तो आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पर दिया गया है कि इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिया गया है नागरी प्रचारणी सभा, इसकी अब देखिए स्थापना आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना थी काशी में हुई थी, यानी 3 यहाँ पर हो जाएगा ए का। साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह दिल्ली में हुई थी, तो यानी बी का दिल्ली यहाँ पर मिलान होना चाहिए। और एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी कोलकाता में, यानी यहाँ पर दिया गया है 4, यहाँ पर ये से मिलान होना चाहिए। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की जो स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के वर्धा में, यानी यहाँ पर 5। तो अब आप देख रहे होंगे कि नागरी प्रचारणी का 3 के साथ है, यानी ए का यहाँ पर 3 और बी का पहला होना चाहिए। ए का 3, बी का पहला और सी का 4 और डी का 5। अब देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, यानी ए का 3 और बी का पहला, सी का 4 और डी का 5, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ पर राइट होना होगा कि ए का 3 है और बी का पहला, सी का 4 और डी का 5, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये भी प्रश्न है। पहला नाटक है कोमल गांधार। अब इसके नाटककार कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पहला है कोमल गांधार, अब इसके नाटककार कौन है तो मैं आपको बता दूं इसके नाटककार हैं शंकर शेष, यानी ए का जो मिलान होना चाहिए 4 के साथ, यानी कोमल गांधार के जो नाटककार हैं वह हैं शंकर शेष, यानी ए का यहाँ पर 4 होगा। अगर दूसरा देखा जाए मुक्ति का रहस्य, यानी अब इसका मिलान किसके साथ होना चाहिए, इसके नाटककार कौन है मुक्ति का रहस्य, तो देखिए इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी इसका जो मिलान होगा 3 के साथ। और कर्फ्यू के जो नाटककार हैं वह हैं लक्ष्मी नारायण लाल, यानी 5 के साथ। और जो माघवी है इसके जो नाटककार हैं वह हैं भीष्म सहानी, यानी ए के साथ इसका जो है मिलान होगा। तो अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। पैटर्न है कि ए का 4 होगा और बी का 3।
अब देखिए ऑप्शन पहला ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए का 4, बी का 3, कर्फ्यू अगर देखा जाए सी का 5 है, बिल्कुल सही है, और डी का अगर देखें तो 1 यानी भीष्म सहानी। यहाँ पर लगता है ऑप्शन थोड़ा गलत यहाँ पर दिया गया है, डी का यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर सही कर दिया गया है डी का 1। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन राइट होगा ये वाला। याद रखिए यहाँ पर 2 नहीं है, 1 कर लीजिएगा कि ए का 4, बी का 3, सी 5 और डी 1, क्योंकि और पैटर्न यहाँ पर गलत है। अगर आप सी को भी देखेंगे तो ए का 4 है और बी का यहाँ पर 3 राइट था पर 2 दिया गया है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है, यानी स्थापना वर्ष के आधार पर आप इनको लगा सकते हैं कि इनका जो है अनुक्रम क्या होना चाहिए, यानी किसकी स्थापना पहले उसके बाद किसकी, इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो चारों की आपको स्थापना वर्ष पता होना चाहिए कि इन चारों की स्थापना वर्ष क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं स्थापना वर्ष के बारे में। तो देखिए सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा की अगर आप स्थापना वर्ष देखें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा का जो स्थापना हुई थी 1893 में हुई थी, यानी 1893 में। इसके बाद अगर आप सेकंड देखें हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। तो सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा आएगा, क्योंकि सबसे पहले 1893 में स्थापना हुई थी। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। तो यहीं से क्रम आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर होगा। सबसे पहले काशी नागरी, तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। काशी नागरी 1893, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, दक्षिण भारत 1918 और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बी डी गलत है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें दिया गया है साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास और कामायनी। तो इनको आप 2 आधार पे अनुक्रम लगा सकते हैं। पहला तो है प्रकाशन वर्ष के आधार पर कि प्रकाशन वर्ष इनका कब हुआ था, या दूसरा युग के आधार पर, जैसे कि भारतेंदु युग की रचना कौन सी है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी है, और उसके बाद शुक्ल और शुक्लोत्तर युग की रचना कौन सी है। इस आधार पर भी आप लगा सकते हैं, पर हम इसको प्रकाशन वर्ष के आधार पर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, उसका प्रकाशन अगर देखा जाए तो 1909 में हुआ था। सबसे पहले प्रिय प्रवास अगर देखा जाए तो बी और सी में से राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रिय प्रवास जो है 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो बी और सी इनमें से कोई एक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं, प्रिय प्रवास के बाद यहाँ पर दिया गया है बी में कामायनी और सी में दिया गया है साकेत। तो कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इनमें से प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है और साकेत का 1931। तो 1931 और 1936 में 1931 पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर क्लियर हो गया आंसर, ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि प्रिय प्रवास 1909 में जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है जो कि 1931 में आई थी, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1936 में प्रकाशन वर्ष है, और लोकायतन आप जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना है जो कि 1964 में आई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दे रखी हैं, इनको इनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। पहली पंक्ति है कि का पूछहूँ तुम धातु निचोई, जो गुरु कीन अंतरपट होई, यानी अब इसको किस भाषा के साथ हमें मिलान करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा ए का, अपभ्रंश, ब्रज, गढ़वाली, अवधी और खड़ी बोली। तो ये किस भाषा में है, तो ए का हो जाएगा 4 यानी अवधी। यहाँ पर ए का हो जाएगा 4 अवधी में। और दूसरा दिया गया है कि ढोला मारिया ढिल्ली मह मुच्छेऊ मेच शरीर। तो
इसका जो होना चाहिए अपभ्रंश, ब्रज में तो ये है नहीं, गढ़वाली भी नहीं है, खड़ी बोली में भी नहीं है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अपभ्रंश, यानी बी का जो मिलान होना चाहिए अपभ्रंश के साथ यहाँ पर मिलान होगा अपभ्रंश के साथ। तो देखिए यहाँ पर होगा बी का। अगर सी देखा जाए, जो मांगहूँ सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, तो ये सी जो है किस में है, ब्रज में या गढ़वाली में या खड़ी बोली में। तो देखिए जो मांगहूँ सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी, तो ये किस भाषा में है, तो ये सरल है, यहाँ से हमें क्लियर पता चल गया कि ब्रज भाषा में है, तो सी का हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पर ए का 4 होगा और बी का यहाँ पर 1 है, सी का जो है 2 है। अब इसके बाद डी यहाँ पर देखते हैं कि डी का क्या होगा। अब देखिए डी जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है, उसकी चोटी सटकाई लख, अपनी कैंचली छोड़ सटक गई, तो देखिए इसका जो है मिलान किसके साथ होना चाहिए, डी का। अपभ्रंश का यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ए का जो था यानी अवधी भाषा, बी जो था अपभ्रंश के साथ है, और सी जो था वो ब्रज भाषा। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और यहाँ पर ये तीनों हो गए। अब है गढ़वाली और खड़ी बोली, इनमें से किसी एक भाषा से संबंधित है, उसकी चोटी सटकाई लख, अपनी कैंचली छोड़ सटक गई, तो देखिए ये किस भाषा में है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में, यानी इसका हो जाएगा 5। तो अब हमें ये पैटर्न समझ में आ गया कि एक जो है 4 के साथ है, बी 1, सी 2 और डी यहाँ पर 5। तो देखते हैं यहाँ पर विकल्प किस हिसाब से दिया गया है। देखिए ए का वहाँ पर 4 था, जिसमें सेकंड यहाँ पर देखिए आंसर हो रहा है बी, जो कि ए का 4 है, बिल्कुल सही, बी का 1, सी का यहाँ पर सेकंड है, डी का यहाँ पर 5। तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप इस मिलान को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर मिलान दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि काल क्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए नाटक जो दिए गए हैं, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तो ये जो यहाँ पर नाटक दिए गए हैं इनका सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें लक्ष्मी नारायण लाल के जो नाटक है उनका जो क्रम है, तो सबसे पहले आता है अंधा कुआं, जो कि 1956 में आया था, अंधा कुआं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 4, जिसमें अंधा कुआं ऑप्शन डी में है। तो यहीं पर आपको क्लियर हो गया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अंधा कुआं जो कि सबसे पहले आया था लक्ष्मी नारायण के लाल के नाटकों को अगर आप देखेंगे इसमें सबसे पहले अंधा कुआं जो कि 1956 में आया था। तो डी यहाँ पर क्लियर हो गया। वैसे तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया क्लियर, क्योंकि ऑप्शन डी ही होगा, अंधा कुआं यहाँ पर दिया गया है। आपको परेशानी तब होती जब इसमें से किसी और ऑप्शन में भी अंधा कुआं सबसे पहले दिया गया होता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। पहले अंधा कुआं आया था, उसके बाद मादा कैक्टस, फिर आया था कलंकी, और फिर आया था 4th पर बलराम की तीर्थ यात्रा। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। यहाँ पर अंधा कुआं 1956 में आया था और मादा कैक्टस 1959 में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही प्रश्न है कि प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, और ऑप्शन में दिए गए हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोता। तो आपको वैसे यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं वह किसी एक ही लेखक की हैं। यहाँ पर जो रचनाएं दी गई हैं वो अलग अलग लेखकों की रचनाएं नहीं है, यहाँ पर किसी एक ही लेखक की रचनाएं दी गई हैं, उन्हीं का अनुक्रम पूछा है, यानी प्रकाशन वर्ष के आधार पर आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये किसकी रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये आपको पता है। चारुचंद्र लेख भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, पुनर्वा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अनाम दास का पोता, यानी ये जो रचनाएं दे रखी हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अब इनका देखिए प्रकाशन वर्ष देखते हैं, प्रकाशन के आधार पर भी पूछा है। तो अगर देखा जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था 1946 में। उसके बाद आता है अगर देखा जाए चारू चंद्र लेख, जो कि 1963 में आया था, पुनर्वा 1973 में आया था, और अनाम दास का पोता 1976 के करीब आया था। तो अगर आप पैटर्न देखें तो 1946 में बाण भट्ट की आत्मकथा,
फिर उसके बाद चारूचंद्र लेख 1963 में आया था, पुनर्वा 1973 में आया था और अनामदास का पोता 1976 में। तो अगर क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप किसी और ऑप्शन में भी बाण भट्ट की आत्मकथा पहले दिया गया होता तो वहां पर आपको परेशानी होती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारूचंद्र लेख, फिर पुनर्वा और फिर लास्ट में अनामदास का पोता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी दिया गया है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया है नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न। तो अब ये यहीं पर देखिए आपको आलोचक पता है, यानी इसके जो रचनाकार हैं वो आपको पता होना चाहिए कि नया साहित्य नए प्रश्न। तो देखिए इनके जो रचनाकार हैं वह है नंद दुलारे वाजपेयी, यानी ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है पहला वाला ए, इसका मिलान होना चाहिए 3 के साथ, यानी नंद दुलारे वाजपेयी। अगर आप देखिए इसके बाद आगे देखते हैं तो देखिए डी जो कि सबसे सरल है, मेरा परिवार, इसका यहाँ पर मिलान किसके साथ होना चाहिए, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर ही आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसी से हमें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ऑप्शन देखते हैं कि ए का 3 होना चाहिए और डी का पहला, कोई ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं ए का 3 होना चाहिए और डी का पहला, जिसमें ऑप्शन बी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑप्शन बी अगर आप देखें जिसमें ए को 3 के साथ मिलान किया गया है और बी को उसमें डी को पहले के साथ, तो यहाँ पर यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ए को 3 के साथ मिलान है नंद दुलारे वाजपेयी, मेरा परिवार जो कि महादेवी वर्मा की जो है वह रचना है। अगर आप देखें बी को 4 के साथ किया गया है, जिसमें बी कौन सी रचना है, विचार और वितर्क, जो कि 4 किसके साथ किया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। अगर आप सी को देखें, अगर आप यहाँ पर सी वाले को देखते हैं तो देखिए सी में यहाँ पर क्या है कि सेकंड के साथ मिलान किया गया है, जिसमें आता है अज्ञे। तो देखिए वैसे भी क्लियर हो गया, नया साहित्य नया प्रश्न नंद दुलारे बिल्कुल सही है, मेरा परिवार महादेवी वर्मा, विचार और वितर्क देखा जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी साहित्य यानी अज्ञे। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए काफी प्रश्न आ रहे हैं जिसमें अनुक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सुमेलित करने यानी उनको मिलान करना, तो ये प्रश्न भी एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से पढ़ के चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सुमेलित संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि उन उपन्यास दिए गए हैं उनको उनके पुरुष पात्रों के साथ मिलान करना है। अब जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए उपन्यास दिए गए हैं नीला चांद, किस्सा गुलाम, जूठन, गबन और गोदान, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं उपन्यास, अब इनके जो पात्र हैं उनके साथ इसका मिलान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एक एक करके इनके बारे में भी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो सबसे ज़्यादा फेमस जो उपन्यास हैं उसमें आते हैं गबन और गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो अगर देखिए गबन, अगर आप सबसे पहले यहाँ पर गबन को देखें तो अगर आपने गबन के बारे में पढ़ा होगा तो गबन उपन्यास के जो पात्र हैं वह हैं देवी दीन। तो यहीं पर देखिए क्लियर हो जाएगा, जो ए है देवी दीन वो गबन उपन्यास के पात्र हैं, यानी जो गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का उसके पात्र हैं देवी दीन। तो यहाँ पर ए का जो मिलान होना चाहिए 4 के साथ होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आप गोदान से भी अगर देखें तो गोदान है, अब गोदान जो उपन्यास है ये भी मुंशी प्रेमचंद का है, इसका जो मिलान होना चाहिए यानी इसके जो पात्र हैं वह ओंकार नाथ, यानी इसका 5 के साथ होना चाहिए। तो वैसे चाहें तो आप इसी से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि ए को 4 के साथ और सी को 5 के साथ मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई विकल्प दिया गया है जिसमें ए को 4 के साथ और सी को 5 के साथ मिलान किया गया हो। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जिसमें ए को 4 के साथ और सी को 5 के साथ मिलान किया गया है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर भी एक बार इसके बारे में हम देख लेते हैं, जिसमें ए को 4 और सी का 5, ये तो कंफर्म है। बी को 1 और डी का 2 दिया गया है, बी को दिया गया है 1 के साथ। तो ये आप जानते हैं कि नीला चांद इसके जो पात्र हैं वह हैं कीर्ति वर्मा, बिल्कुल सही है। और किस्सा गुलाम के जो पात्र हैं वह हैं कुंदन, और ओंकार नाथ जो हैं गोदान उपन्यास के पात्र हैं, और देवी दीन जो कि गबन के पात्र हैं। तो याद रखिएगा ये चारों आप याद कर लीजिएगा कि गोदान जो उपन्यास है उसके पात्र हैं ओंकार नाथ, गबन के देवी दीन, नीला चांद के कीर्ति वर्मा और किस्सा गुलाम के कुंदन। याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए।
याद रखिए यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का पहला, सी का जो 5वां होगा और डी का दूसरा। अब इस देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है कि शब्दार्थी सहितो काव्यम, ये किसका कथन है, यानी किसने कहा था कि शब्दार्थी सहितो काव्यम, यानी ए का मिलान किसके साथ होना चाहिए, दंडी, कुंतक, वामह, भरत मुनि या विश्वनाथ। तो देखिए ए का मिलान होगा सी के साथ, यानी ये बामह का कथन है, आचार्य बामह का कथन है कि शब्दार्थी सहितो काव्यम, यानी ए को मिलाया जाएगा 3 के साथ। दूसरा दिया गया है कि ननु शब्दार्थी काव्यम, ये किसने कहा था, तो ऑप्शन इसका मिलान होगा ए के साथ। सी दिया गया है कि शब्दार्थी सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, यानी यह किसके साथ मिलान होगा, सी का, तो इसका हो जाएगा, यह कहा गया है कुंतक के द्वारा, यानी सेकंड के साथ। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये कहा गया है, यानी ये किसने कहा है, विश्वनाथ ने, यानी सीधा 5 के साथ यहाँ पर इसका मिलान होगा। तो ये मिलान अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यहाँ पर ए को हमने 3 से मिलाया है और बी को पहले के साथ। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, यहाँ पर दिया गया है ए को 3 और बी को पहले के साथ। तो देखिए ए को 3 के साथ मिलान किया गया है, ए में है नहीं, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी यहाँ पर दिया गया है जिसमें ए को 3 के साथ, बी को पहले और सी को सेकंड और डी को 5वें के साथ मिलाया गया है, यानी वाक्य रसात्मक काव्यम डी का 5 है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए 3, बी 1, सी 2 और डी 5 है। तो अच्छी तरह से मिलान को देख लीजिएगा और ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गिल्लू कहानी की लेखिका हैं मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, शिवानी या मधु कांकरिया। तो देखिए सरल प्रश्न है, गिल्लू कहानी की जो लेखिका हैं वह है महादेवी वर्मा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो सरल प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, प्रकाशन काल की दृष्टि से, जिसमें इसमें भी 4 दिए गए हैं, जिसमें है कि माँ, श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौरा या सोना माटी। तो अगर देखिए इसका भी अगर प्रकाशन के आधार पर देखा जाए तो प्रकाशन अगर देखा जाए तो इसमें 4 दिए गए हैं, माँ, श्यामा स्वप्न, सती मैया का चौरा और सोना माटी। तो अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था श्यामा स्वप्न का हुआ था, उसके बाद माँ, और फिर थर्ड जो हुआ था सती मैया का चौरा और 4th नंबर पर आएगा सोना माटी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें यह पैटर्न बनेगा, तो देखिए श्यामा स्वप्न है सिर्फ सी में, यानी सी में दिया गया है श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा और सोना माटी। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, यह अनुक्रम बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। और देखिए कहानियां दी गई हैं ममता, गूंगे, सुखमय जीवन और जिंदगी और जोंक। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, पहले में है ममता, ऑप्शन बी सुखमय जीवन है, सी में दिया गया है जिंदगी और जोंक और डी में गूंगे। तो देखिए इसमें एक सबसे प्रचलित आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है सुखमय जीवन, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार हैं और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे पहले 1911 में इसका प्रकाशन हुआ था सुखमय जीवन का, और जिंदगी और जोंक 1958 में आई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैटर्न बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना चाहिए, क्योंकि सुखमय जीवन 1911 और जिंदगी और जोंक 1958। तो यहाँ पर इन्हीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी सही होगा। और जो ममता है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 1911 जो है सुखमय जीवन का जो है प्रकाशन है, जो कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुखमय जीवन। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं जिंदगी और जोंक बिल्कुल यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, और सुखमय जीवन 1911, तो यहाँ पर डी भी ये भी गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन ए भी गलत है, बी बिल्कुल राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब पत्रिकाओं से संबंधित पूछा गया है, इनको भी प्रकाशन के आधार पर ही हम जो है अनुक्रम इनका लगाएंगे, जिसमें दिया गया है सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कादम्बिनी और प्रतीक। तो देखिए ये जो 4 पत्रिकाएं दी गई हैं, इसमें आप जानते हैं सरस्वती सरल है 1900 में हुआ था, आनंद कादम्बिनी जो है 1881 में हुई थी
इसके बाद है प्रतीक, जो कि 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो अगर आप इनका पैटर्न देखें, अगर आपके प्रकाशन वर्ष को देखें, तो सबसे पहले आता है आनंद कादम्बनी, जो कि 1881 में। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर दिया गया? डी, जिसमें आनंद कादम्बनी है 1881, सरस्वती 1900, श्री शारदा 18, श्री शारदा का है 1916 और 1947 है प्रतीक का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें आनंद कादम्बनी, सरस्वती, श्री शारदा और प्रतीक जो है पत्रिकाओं का ये सही अनुक्रम होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए यह प्रश्न भी है कि निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर काव्य संग्रह दिए गए हैं जिसमें गुंजन, पल्लव, वीणा और ग्रंथि। तो देखिए ये चारों जो दी गई हैं वो किसकी रचना है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत की हैं ये चारों रचना, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रकाशन किसका हुआ था? ग्रंथि का, 1920 के करीब इसका प्रकाशन हुआ था। फिर वीणा का प्रकाशन हुआ था 1927 में, और पल्लव तो 1926 में प्रकाशित हुई थी, और गुंजन 1932 में। तो सबसे पहले आना चाहिए ग्रंथि, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रंथि 1920 के करीब थी। फिर उसके बाद पल्लव जो कि 1926 में आई थी, वीणा 1927, गुंजन 1932। तो यहाँ पर यह क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौधन जी के कवित्व बखाने। पंक्ति है, यानी किसकी यह पंक्ति है? ऑप्शन ए घनानंद की, बोधा की, ब्रजनाथ की या रत्नाकर की। तो ये पंक्ति है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौधन जी के कवित्व बखाने। तो यह पंक्ति जो है किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घनानंद की एक कविता है जिसकी यहाँ पर यह पंक्ति दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आंचलिक कथाकार हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, या सी कमलेश्वर, या डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि आंचलिक कथाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आंचलिक कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? भाषा प्रयोग की कुशलता, बी शुद्ध वर्तनी, सी परियोजना, या डी शुद्ध उच्चारण। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी सरल है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी। और 122 का आंसर मैंने आपको बता दिया, आंचलिक कथाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है भट्टकेसर, नरपति नाल, नल सिंह या मधुकर कवि। तो देखिए जय मयंक जस चंद्रिका इसके जो रचनाकार हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, मधुकर कवि। यहाँ पर याद रखिएगा, जय मयंक जस चंद्रिका के जो रचनाकार हैं वह है मधुकर कवि। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 125 आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बता दूं, नाथ साहित्य। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा आदिकालीन काव्य धारा में जो उपलब्ध नहीं है तो वह है सिख साहित्य, क्योंकि आप जानते हैं जिसमें जैन, सिद्ध और नाथ इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख साहित्य, जो कि आदिकालीन काव्य धारा में नहीं है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये जो वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।